और बात करेंगे खबरों की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद दिल्ली में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया। इसके बाद विवाद जो है वो तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं, तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। और संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, बल्कि उद्घाटन वाले दिन वह अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। सपा सांसद ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए फैसले को गलत बताया है। वहां पर कहा उन्होंने कि हमारी मस्जिद थी जिसे खत्म कर दिया गया, उनको जबरदस्ती ताकत के बल पर खत्म किया गया। कोर्ट में उसका मुकदमा भी गया, लेकिन इसका फैसला भी हमारी उम्मीद के खिलाफ गया और अब वहां पर मंदिर बनने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद को शहीद कर मंदिर बनाया जा रहा है और यह कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। बढ़ते आगे, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर खबरें लगातार आ रही हैं। रविवार को खेल मंत्रालय के फैसले के बाद वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इस दौरान उन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, यह तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह अब कुश्ती की राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और जीवन में कभी भी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे कुश्ती के संबंध में जो मुझे बोलना था कल मैं बोल चुका हूँ। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ। नहीं मिल रहा भाई। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता है, अगर हम मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में बात नहीं करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध।
वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब पीटीआई के साथ ही ब्राह्मणों को भी साधने की रणनीति बना रही है, जिसके लिए सपा के द्वारा ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। मगर सपा के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, जिसने ब्राह्मण वर्ग को नाराज करने में अहम भूमिका निभाई। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। हर पार्टी देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी अब एक तरफ जहां पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले सपा अब ब्राह्मण समाज को भी साधने में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रविवार को आयोजित महाब्राह्मण महापंचायत इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने महापंचायत को लेकर कहा कि ये ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने की मुहिम का हिस्सा है, लेकिन सपा मुख्यालय में महाब्राह्मण सम्मेलन में सर्वाधिक नाराजगी स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर दिखी। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी मानना पड़ा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के खिलाफ गलत बोलते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को देर से ही सही लेकिन समझ आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उस पर उनकी खामोशी कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को कमजोर कर रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार ब्राह्मणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिए हैं। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास किया। ऐसा माना गया कि इससे सपा दलित समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम हो या रामचरितमानस विवाद हो या फिर राम मंदिर पर दिया गया बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने हिंदू वर्ग को आक्रोशित किया है। इसके अलावा साधु संतों को लेकर दिए गए उनके बयान से भी आक्रोश बढ़ा है। लोगों ने कहा कि स्वामी के बयानों से सपा को लगातार नुकसान हो रहा है। पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद के बयानों से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की इस सहमति ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी शुरू से ही स्वामी प्रसाद के इस तरह से बयानों को अखिलेश का समर्थन करार देती आई है। हो ना हो, एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद के बयानों का दुष्प्रभाव अखिलेश यादव को भले ही देर से समझ आया हो, लेकिन अखिलेश की नसीहत कितना असर लाती है, ये तो स्वामी प्रसाद के अगले बयान के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव और इनके सपा के जो सांसद हैं उनको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और बात करेंगे अगली खबर की। 2024 के चुनावी रण से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, जिसको लेकर झारखंड की सत्ता में भी हलचल बढ़ गई है। जब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने इंडिया गठबंधन को लठमार गठबंधन करार दे दिया और गठबंधन के सांसदों के निलंबन को उचित ठहराया है। साथ ही झारखंड में भ्रष्टाचार को हेमंत सोरेन की सरकार की देन करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अगले साल यानी 24 में दिल्ली की सत्ता के लिए जहां महारण होने वाला है, तो वहीं 24 में घोटाला प्रदेश झारखंड की सत्ता के लिए भी संग्राम होना है। ऐसे में झारखंड की आबो हवा में सियासी बारूद के ब्लास्ट जमकर हो रहे हैं। 24 में दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए मोदी बनाम इंडिया गठबंधन है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी और बीजेपी के खिलाफ रण में उतर रही हैं। लेकिन 24 के रण से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इंडिया गठबंधन के नेता जहां मोदी सरकार पर आरोपों की बाढ़ की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन पर बयानों की बमबारी भी लगातार कर रही है। अब इस कड़ी में झारखंड की सियासत में भी शोले भड़क उठे हैं, जिन्होंने सोरेन सरकार को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने इंडिया अलायंस और हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा
कि घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। झारखंड में भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन सरकार की देन है। यहाँ अखंड भ्रष्टाचार है। बंगाल में बुआ भतीजा, बिहार में नीतीश लालू, तमिलनाडु में स्टालिन और उनके दामाद, केरल में वामपंथी सभी लूट में शामिल हैं। इन सरकारों को जनता की भलाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्हें केवल अपने परिवार की चिंता है। देखिए, जब भी घमंडिया गठबंधन की बात आती है तो बात आज पूरे देश इस बात को कहने लगा है कि घमंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचारियों का ग्रोह। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है, उसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर है, लेकिन आपस में सब भाई भाई भी बनने की कोशिश करते हैं। जहां भी घमंडिया गठबंधन है वहां पर अब देखिए लूटपाट तो बिल्कुल, जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है। जहां उनकी सरकार है वहां लूट मचा के रखा हुआ है। आप जिस तरह से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, उसी तरह से आप देखिए नीतीश बाबू और लालू प्रसाद बिहार को लूट रहे हैं। आप घमंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टनर को देखिए, बंगाल में है तो बुआ और भतीजा लूट रहे हैं। ममता दी की सरकार है, उनके भतीजा अभिषेक वो लूट रहे हैं। अब वहाँ आगे बढ़िए तो आप तेलंगाना में देखिए तो अभी अब तक जो लूटते आए थे, अब कांग्रेस की स्लीपर सेल का काम कर रही थी वहाँ की सरकार, अब कांग्रेस खुद ही वहाँ सरकार है, वहाँ लूटपाट चलेगा। आप देखिए स्टालिन और उनके दामाद और उनके बेटा वो सारे लूटपाट में लगे हुए हैं। तो उनका काम है पूरा प्रदेश को लूटने का काम जो है पूरा उठा लिया है, और वामपंथी तो पूरा केरल लूटने में लगे हैं। जफर इस्लाम ने आगे कहा कि घमंडिया गठबंधन अब लठबंधन बन चुका है। ये संवैधानिक संस्थाओं पर लाठी मार रहे हैं। कभी आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने पर अपमानित करते हैं, तो कभी गरीब जाट किसान परिवार से आए उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मिमिक्री का वीडियो बनाकर संसद को लाफ्टर शो की तरह चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसी परिस्थितियों में सांसदों का निलंबन उचित है, जब प्रतिनिधि संविधान और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएं। लठबंधन इसलिए मैं कहता हूं कि जो लाठी चलाना आजकल काम हो गया। इस लाठी चलाने का मतलब ऐसी जो इनकी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी हनन कर रही है। अब आप देखिए, आपके सामने ही जिंदा मिसाल है कि किस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ। आज ये रांची है, रांची शहर में बैठा हूँ। यहाँ जो आदिवासी समुदाय के बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन जब हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने नाम प्रपोज किया मुर्मू जी का, तो उन्होंने ये सारे गठबंधन के लोगों ने उसको राष्ट्रपत्नी करके बुलाना शुरू कर दिया, तो उनको अपमानित किया। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर जाट समाज, किसान समाज के एक गरीब परिवार के जो जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं धांकड़ जी, उनको अपमान करना शुरू किया। उनके बारे में जिस तरह से मिमिक्री किए जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और बहरहाल चुनावी रण के लिए पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं, लेकिन जिस तरह गठबंधन के नेता आरोपों में घिर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये रण इतना आसान भी होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को साधने में जुटी है। तो वहीं इसको लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि मोदी और योगी सरकार ने हमेशा जनता की उन्नति के लिए काम किया है। वहीं सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सपा ने हमेशा समाज को भ्रमित करने और अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन की स्वीकार्यता जनता के बीच नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा समाज की उन्नति और विकास तरक्की के लिए काम किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को भ्रमित करके समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास को सुनिश्चित किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मत और एक स्वर में फिर से 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का सबने मन बना लिया है, सबने ठान लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बार बार नाकाम कोशिश कर रही है और बार बार उसको विफलता हासिल हो रही है। जनता अपना साफ और स्पष्ट संदेश दे रही है कि उसको अपनी मोदी सरकार पे केंद्र की पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरा भरोसा है और हमेशा समाजवादी पार्टी का ने हमेशा जो है समाज को भ्रमित करने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना रोरावर इलाके के शाहपुर कुतुब नेशनल हाईवे पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब मीट फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार 2 कर्मचारियों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में दोनों कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गाँव से शाम के टाइम अपनी जॉब करते हैं, यहाँ एक मीट प्लांट है हाईवे पे, उसमें जॉब करते हैं। वहाँ शाम को इनकी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है इनकी, तो दोनों साथ एक ही साथ आ जाते हैं कि एक से पहले 2, तो दोनों साथ साथ ही चले। काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अपना आराम से आ रहे थे और एक ट्रक की चपेट में आके, जैसा मुझे पुलिस वालों ने बताया, मैं एम्बुलेंस के साथ साथ ही अंदर घुसा हूँ, मुझे भी खबर हो गई थी तो मैं साथ साथ ही आ गया था कि मलखान सिंह ले गए, तो मैं मलखान सिंह ही भागा। तो जब मुझे पुलिस वालों से जितनी जानकारी ज्ञात है उसमें यही बताया उन्होंने कि ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ है जी। वो ऑन स्पॉट ही बता रहे थे पुलिस वाले कि वहीं एक्सपायर हो गए। और खबर संभल से है, जहां एक प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को धमकी भरा पत्र मिलता है। बता दें कि तहरीक इंसाफ हिंद की ओर से लिखे इस पत्र में हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता द्वारा दर्ज कराए केस को वापस लेने को कहा गया है। वहीं केस वापस न लेने पर पूरे परिवार की हत्या हो जाने की बात लिखी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दिया है। ये 23 तारीख की शाम के टाइम 4 बजे के आसपास जो एक लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरे पास आया है। उसमें मैंने खोल के देखा तो एक पेज हिंदी में है, एक उर्दू में है उसमें, और उसमें हिंदी वाले पेज को हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि आप अपने भांजे, मेरा भाई है हालांकि सिमरन गुप्ता तहेरा, और वो बहुत दिन से करीब 40 साल से वो लोग जो है दिल्ली में ही रहते हैं। ज़्यादा संपर्क भी हमारा नहीं था उस समय से, लेकिन जब हम लोग यहाँ बबराला आ गए गाँव से तो हमारा आना जाना, जब भी वो इधर आता है किसी काम से तब हमारे पास आता है। तो उसके लिए लिखा है कि आप अपने रिश्तेदार है, भांजा है या भाई है, जो भी है उसे समझाओ, मुस्लिमों के खिलाफ केस करना बंद करे। उसने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई केस डाल रखे हैं, वो हम परेशान हैं उससे। हमारे कई मदरसों और उसको जो है आदेश करा चुका है वो टूट तोड़ने का। इससे हमारा मुस्लिम समाज बहुत गुस्से में है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।